अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। इस वीडियो लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है हमारे अंडर और ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। और ये भी ओवरहेड्स के ही टॉपिक का हिस्सा है। अच्छा, जो अभी तक हमने ओवरहेड्स की बातें पढ़ी हैं वो भी, और आज जो हम बात पढ़ेंगे इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, कंबाइन कैसे करना है, या मिलकर कैसे इन दो चीज़ों का सवाल आता है, या ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, ये हम थोड़ी वीडियोस के बाद, एक दो वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ इस वीडियो में ओवर अंडर अप्लाइड की ट्रीटमेंट और उसकी डबल एंट्रीज और रेलेवेंट टी अकाउंट्स को ज़रा समझ लें। देखिए, लेट्स से आज है 1 जनवरी 2020। आज है 1 जनवरी 2020, और आज से एक साल बाद हो जाएगा 31 दिसंबर 2020। अब जनाब, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चीज़ें बनाती है और बनाकर वो चीज़ें बेचती है और उससे वो प्रॉफिट कमाती है। लेट से 1 जनवरी 2020 को कंपनी को पता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है उसमें डायरेक्ट मटेरियल के 5 kg लगेंगे, 1 kg 3 रुपए का आएगा, यानी कि टोटल खर्चा होगा 15। और डायरेक्ट लेबर जो है उसके 2 घंटे लगेंगे और 1 घंटे के कंपनी को देने होंगे 10 रुपए, तो 2 घंटे के टोटल हो जाएंगे 20 रुपए। अब आ जाते हैं हम ओवरहेड्स पर। अच्छा, ओवरहेड्स के लिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि सीधा सीधा आप टोटल ओवरहेड्स को टोटल यूनिट से, या टोटल ओवरहेड्स को टोटल आवर्स से, या अगर डिपार्टमेंट से तो टोटल ओवरहेड्स को हर डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करो, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो, और एक प्रोडक्ट में जितना हिस्सा उसका शामिल होना चाहिए उसको शामिल करो। यहाँ पर आज अब हम ओवरहेड्स का एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओवरहेड्स का एक प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल ओवरहेड्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स में आता है रेंट, ओवरहेड्स में आता है गैस का बिल, यूटिलिटी का बिल, मशीन की डेप्रिसिएशन, फ्यूल। जब तक ये साल पूरा नहीं होगा, जब तक ये साल पूरा नहीं होगा, यानी कि साल खत्म नहीं होगा, तो मुझे साल खत्म नहीं होगा तो साल के आखिर तक के एक्चुअल ओवरहेड्स पता ही नहीं होंगे। जाहिर है बिजली का बिल बिजली इस्तेमाल करने के बाद आएगा, फ्यूल का बिल जो है वो फ्यूल इस्तेमाल कर लूंगा पूरे साल, फिर मुझे साल के आखिर में पता चलेगा कि फ्यूल कितने का था। इसी तरह से दूसरे जितने भी खर्चे हैं उनके जो एक्चुअल अमाउंट्स है वो मुझे साल के आखिर में पता चलते हैं। अब अगर साल के आखिर में पता चलते हैं तो एक तरीका तो ये है कि मैं पूरा साल रुक जाऊं और 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जब एक्चुअल बिल्स आ जाएं तो एक्चुअल ओवरहेड्स को ऐड करूं और उसको यूनिट से डिवाइड करूं और ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करूं। लेकिन सर इस चीज में मसला ये आ जाएगा कि जब मैं यूनिट्स बेचने की बात करता हूँ, अपने बिजनेस की बात करता हूँ, तो मुझे तो थ्रू आउट द ईयर यूनिट्स बेचना है, थ्रू आउट द ईयर मुझे प्रोडक्ट बेचनी है। तो मुझे तो कॉस्ट डे वन पर ही मालूम हो जानी चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट जो मैं बनाकर बेचूंगा वो कितने की पड़ेगी। उसके बाद मैं उसको बेचना शुरू करूंगा। अब इस मसले को कैसे हल किया जाता है? इस मसले को हल ऐसे किया जाता है कि साल के शुरू में आप जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करते हो ना, हमेशा याद रखना कि जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होता है, जो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट होता है वो कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, बेस्ड ऑन बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि साल के पहले दिन आप एक अंदाजा लगा लेते हो कि आने वाले पूरे साल के ओवरहेड्स कितने होंगे, जिसको हम बजटेड ओवरहेड्स कह रहे हैं। और साल के पहले दिन आप अंदाजा लगा लेते हो कि पूरे साल में आप कितने यूनिट्स बेचोगे, जिसको हम बजटेड यूनिट्स कहते हैं। और एक अंदाजे के हिसाब से ओवरहेड्स की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हो। वो एक्चुअल ओवरहेड्स के बराबर हो भी सकती है और नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। तो साल के पहले दिन जब हम हिसाब किताब लगाते हैं तो साल के पहले दिन का हिसाब किताब जो लगा हुआ होता है ना, वो बजट्स की बेसिस पर कैलकुलेट हुआ होता है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट अंदाजों के मुताबिक कैलकुलेट हुआ होता है। और उसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, और फिर एक्चुअल ओवरहेड्स और एक्चुअल यूनिट्स जो है अगर वो बजट से डिफरेंट हो तो हमें क्या करना चाहिए, ये हम देखते हैं। एज्यूम कर लो कि साल के पहले दिन तुम्हारा एक बजट था, तुम्हारा एक एस्टिमेट था, तुम्हारा एक अंदाजा था कि पूरे साल के जो ओवरहेड्स होंगे वो 100 होंगे। और एज्यूम कर लो कि तुम्हारा एक अंदाजा था कि पूरे साल में तुम 10 यूनिट्स बनाओगे, साल के शुरू में, ठीक है। और आपने इस बेसिस पर अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया, आपने बोला भाई 100 रुपए का खर्चा होगा और 100 रुपए का खर्चा कर कर 10 यूनिट्स बनेंगे पूरे साल में, तो तकरीबन 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 एक यूनिट बनाने के लिए 10 रुपए के ओवरहेड्स इनकर हो रहे हैं। अच्छा, मैं आली बेसिस को अभी लेकर नहीं आ रहा, मैं डिपार्टमेंट्स को अभी लेकर नहीं आ रहा, मैं सिंपली ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। फिर बाद में हम इसको एडजस्ट भी करेंगे, लेकिन अभी मैंने अपने 100 को 10 से डिवाइड कर कर और एक 10 का रेट निकाल लिया। फिर क्या होगा,
मैं अपने पास जब एक यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, लेट से एक यूनिट की मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसमें मैं पुट इन कर दूंगा 10, मैं बोलूंगा तकरीबन एक यूनिट बनने में 10 रुपए का बिजली, रेंट, डिप्रिसिएशन, मशीन का फ्यूल और इस तरह के खर्चे आते हैं। और मैं ये बोल दूंगा कि एक यूनिट जो है ना वो मुझे 45 रुपए का पड़ता है। ठीक है जी, सारी चीजों को ऐड कर दिया मैंने, 15, 20, 35, 35 और 10, 45। फिर मैंने ये सोच लिया कि भाई ये चीज 45 की पड़ती है, तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस जो है ना वो लेट से 65 रुपीज रख देता हूँ और इसको मार्केट पे बेचना शुरू कर देता हूँ। अब मैंने ये यूनिट बेचना शुरू कर दिया। ये याद रहे कि ये जो 65 रुपए की सेलिंग प्राइस है ये कैसे आई है, मैंने एक अंदाजा निकाला, लगभग 45 रुपए का एक यूनिट पड़ेगा। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में मसला नहीं होता क्योंकि जितना केजी इस्तेमाल हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय जितने का एक केजी आ रहा है। डायरेक्ट लेबर में भी मसला नहीं हो रहा, इसलिए क्योंकि लेबर जो है उससे तय हो जाता है कि भाई तुम 1 घंटे के कितने पैसे लोगे, अब उसने 2 घंटे काम किया तो 10 रुपए के हिसाब से उसकी 20 रुपए बनते हैं। ओवरहेड्स के केस में सिर्फ और सिर्फ आपको अंदाजा लेना पड़ता है, आपको बजट बनाना पड़ता है। तो ये बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड यूनिट्स थे जिसकी बेसिस पर मैंने वर्किंग करी, और मैंने वर्किंग कर एक कॉस्ट कैलकुलेट कर ली 45 रुपए की, और एक सेलिंग प्राइस बना ली 65 की। अब हो गया साल खत्म। जब साल खत्म हो गया, जब साल खत्म हुआ तो जो यूनिट्स थे, जब साल खत्म हुआ ना तो मुझे पता चला कि मैंने पूरे साल में 10 यूनिट्स बनाकर बेचे। पूरे साल में वाकई में 10 यूनिट्स ही बनाकर बेचे, यानी कि ये आपके एक्चुअल यूनिट्स हैं, ये आपके एक्चुअल यूनिट्स हैं। सोचा क्या था पूरे साल में कितने यूनिट्स बनाऊंगा, 10। बनाए कितने पूरे साल में यूनिट, 10। यानी कि यूनिट्स का जो अंदाजा था वो तो बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स थे, वो 120 थे। आपने सोचा था, एज्यूम कर लो बिजली का बिल है, आपने सोचा था 100 रुपए का बिजली का बिल आएगा, जिसकी बेसिस पर आपने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया। लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि साल के आखिर में 100 रुपए का ही बिजली का बिल आया हो। बिजली का बिल आया 120 रुपए का, इसका मतलब आपके अंदाजे से 20 रुपए ज्यादा आ गया वो बिल। अब जब आपके अंदाजे से 20 रुपए का बिल ज्यादा आ गया तो एक्चुअल ओवरहेड्स हो गए 120। अच्छा, आप 65 रुपए की चीजें बेच रहे हो, लेट से हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, कंपनी एक चीज 65 रुपए की बेचती है, और अगर कंपनी 10 यूनिट्स बेच रही है तो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है 650 रुपए। इसमें से हम माइनस कर देते हैं कंपनी की कॉस्ट को। कंपनी के एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो 45 रुपए है, तो 10 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 450 रुपए। तो अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं तो 200 रुपए मेरे हिसाब से प्रॉफिट बन रहा है। अब ये सही प्रॉफिट नहीं है, ये सही प्रॉफिट नहीं है। क्यों सही प्रॉफिट नहीं है, ये बात बस समझ लो। देखो, आपने ठीक है 65 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट्स बेचे तो 650 रुपए का सेल्स रेवेन्यू हो गया। लेकिन जब आप 450 की कॉस्ट की बात करते हो तो इसका जरा ब्रेकअप देखते हैं। कॉस्ट में क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, एक यूनिट पर 20 का लगता है, तो 10 यूनिट्स का टोटल हो गया 200 रुपए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर क्या क्या है, डायरेक्ट लेबर जो है वो एक यूनिट पर, सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे 15 रुपए का लगता है। डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे 15 रुपए का लगता है, तो 10 यूनिट्स का टोटल हो गया 150 रुपए। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं तो एक यूनिट पे 20 रुपए लगता है, तो 10 यूनिट्स का टोटल कितना हो गया, 200 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं ओवरहेड्स की। देखो, जब हमने 450 कैलकुलेट किया है ना, तो 450 में 15 × 10 150 रुपए का मटीरियल है, 20 × 10 200 रुपए का लेबर है। लेकिन जब मैं ओवरहेड्स की बात करता हूं तो मैंने ओवरहेड्स एक यूनिट में 10 रुपए शामिल किए थे ऑन द अजम्पशन कि मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा, और इस 450 में शामिल है 10 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट्स के 100 रुपए, और इस तरह से ये पूरा का पूरा 450 रुपए बना है। ये 450 रुपए का अमाउंट सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें जो आपके ओवरहेड्स की अमाउंट होनी चाहिए वो 120 रुपए होनी चाहिए। आपने यहाँ पर जो चीज शामिल करी हुई है, एक्सपेंसेस में जो चीज शामिल करी हुई है ना, वो 100 रुपए है। इसका मतलब आपने जो आपके एक्चुअल खर्चे थे वो 120 थे, आपने यहाँ पर ओवरहेड्स के एक्चुअल खर्चे 100 रुपए यानी कि 20 रुपए कम शामिल करे हुए हैं। तो आपका जो सही प्रॉफिट होगा उस पर आने के लिए यहाँ से मजीद 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, और सही प्रॉफिट 180 रुपए होगा। क्योंकि 450 रुपए में जो ओवरहेड्स का 100 रुपया शामिल है वो 100 नहीं होना चाहिए। 450 में जो 100 रुपया ओवरहेड्स का शामिल है वो 120 रुपए होना चाहिए। तो अगर वो 120 रुपए होना चाहिए तो हमें 20 रुपए फर्दर यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 200 रुपए में से, ताकि हम एक्चुअल अपने प्रॉफिट की वैल्यू पर आए जो कि 180 रुपए बन रहा। ठीक है, ये पहली एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे ना, इस एग्जाम्पल में जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा थे। आपने साल के शुरू में सोचा हुआ था कि 100 रुपए का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा हुआ है 120 रुपए का, तो खर्चा क्योंकि ज्यादा हुआ है तो आपने यहाँ पर ज्यादा वाली अमाउंट माइनस करनी है।
अच्छा सर, इस ज्यादा वाली अमाउंट को क्या कहते हैं, या इस ज्यादा वाली अमाउंट को कैलकुलेट करने के कोई स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं? जी हाँ, 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कभी भी आपसे ओवरहेड्स का इस तरह का सवाल आए तो आप 3 स्टेप्स करोगे। स्टेप नंबर 1 आपका होगा कि आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करोगे। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होगा? बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर दोगे बजटेड यूनिट से। स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि आप ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करोगे। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए आप बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड करोगे। स्टेप नंबर 1 ये होगा आपका कि आप बजटेड ओवरहेड्स क्या होते हैं? जो साल के पहले दिन मैंने सोचे थे। बजटेड यूनिट्स क्या होते हैं? जो साल के पहले दिन मैंने सोचा था कि कितने यूनिट्स बिकेंगे। तो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से आपने क्या किया? आपने 100 को यानी कि ओवरहेड्स को 10 यूनिट से डिवाइड किया, और 10 पर यूनिट का आपका जो है ना वो एक ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ गया। स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं। अगर हम स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं तो स्टेप नंबर 2 जो है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 2 में हम ये देखते हैं कि जो 450 थे उसमें कितने ओवरहेड्स शामिल है। अब सर वो कैसे देखते हैं? हम ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल यूनिट से। यानी कि हम करते ये हैं कि हमने ऐसा सोचा कि भाई हमने 10 रुपए का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है एक यूनिट का, और मैंने 10 यूनिट्स बनाए। तो 10 रुपए का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है और 10 यूनिट्स बनाए, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ये जो अमाउंट आता है ना 100 रुपए, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड। इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब है जितना आपने इंक्लूड कर दिया है, जितना आपने एक्सपेंसेस में शामिल कर दिया है, जितना अमाउंट एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो वो आ गया 100 रुपए। फिर स्टेप नंबर 3 होता है। स्टेप नंबर थ्री जो है वो ये होता है कि आप अपने एक्चुअल खर्चे, अब मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं? सर मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो हैं 120 रुपए, और मेरे जो एब्जॉर्ब्ड की अमाउंट है, वो एब्जॉर्ब्ड की अमाउंट है 100 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे एक्चुअल खर्चे 120 रुपए हैं और 100 रुपए ही मैंने अभी तक एक्सपेंस आउट करे हैं। तो मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंस आउट करने पड़ेंगे। ये 20 रुपए कहलाता है अंडर एब्जॉर्ब्ड। ये 20 रुपए क्या कहलाता है? अंडर एब्जॉर्ब्ड। और अंडर एब्जॉर्ब्ड अगर होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस जाता है। आप देखिए 200 में से मैंने मजीद 20 रुपए माइनस किया और मैं 180 रुपए के प्रॉफिट पर आया। तो ये पहली एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि बजटेड ओवरहेड्स और बजटेड यूनिट्स की बेसिस पर ओएआर कैलकुलेट होता है, ताकि हम यूनिट्स की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट मालूम कर सकें और बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जब साल खत्म होता है तो हम उसको एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर कर और एडजस्टमेंट करते हैं। एक दो और इसी तरह की एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एज्यूम कर लो कि साल के पहले दिन मेरा अंदाजा है कि एक यूनिट में 15 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। अंदाजा नहीं, एक्चुअल। और डायरेक्ट लेबर लगेगा 20 रुपए का। इन दोनों में तो कोई मसला नहीं होता। साल के पहले दिन के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, वो है 100 रुपए। और साल के पहले दिन के जो बजटेड यूनिट्स है, वो है 10 यूनिट्स। अच्छा, मैंने इस बेसिस पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो मैंने ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया होगा। स्टेप नंबर 1, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट किया जाता है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड करते हैं। जब हम बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 10 पर यूनिट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आएगा। जब 10 पर यूनिट का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा तो ओवरहेड्स में हम 10 शामिल करेंगे, और जब 10 शामिल कर देंगे तो 20, 15 और 10 इन सबको ऐड कर कर मेरे पास 45 की एक कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। एज्यूम कर लो कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करा और मैंने सेलिंग प्राइस रख दी 65, यानी कि 20 रुपए का मैंने जो है वो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करा और ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। अब साल खत्म हो गया। जब साल खत्म हुआ तो मेरे पास एक्चुअल ओवरहेड्स भी होने चाहिए। एज्यूम कर लो कि मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो 70 थे, और जो मेरे एक्चुअल यूनिट्स थे ना, वो लेट से 10 यूनिट्स थे। यानी कि साल के एंड में ये पता चला कि जो खर्चे मैंने सोचा था कि 100 रुपए होंगे और 100 रुपए की बेसिस पर मैंने सारा काम कर लिया, इन रियलिटी वो खर्चे सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए निकले। आए अब वापस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। मैं एक चीज अगर 65 की बेचता हूँ और मैंने वाकई में 10 चीजें ही बेची हैं और 10 चीजें ही बनाई थी, तो 650 रुपये मेरा जो है वो सेल्स रेवेन्यू हो गया। इसमें से हम कॉस्ट को माइनस करेंगे। एक यूनिट की कॉस्ट हमने 45 कैलकुलेट करी है, तो 10 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो टोटल 450 होगी।
और इस हिसाब से जो प्रॉफिट बन रहा होगा वो 200 बन रहा होगा। क्या ये प्रॉफिट सही है, क्या ये प्रॉफिट सही है या इसमें कोई गड़बड़ है? देखिए अगर 450 को एनालाइज करते हैं तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल शामिल है, 1 यूनिट का 15 रुपए, तो 10 यूनिट्स का 150 रुपए। उसके बाद इसमें डायरेक्ट लेबर शामिल है, 1 यूनिट का 20 रुपए, तो 10 यूनिट्स का जो है वो 200 रुपए। और इसके बाद इसमें मैंने ओवरहेड शामिल करे हैं, 1 यूनिट के 10 रुपए के हिसाब से 10 यूनिट्स के 100 रुपए, और इस तरह से मैंने टोटल जो है वो 450 रुपए यहाँ पर एक्सपेंस बनाया है। अब इस 450 रुपए के एक्सपेंस में इसका मतलब ये हुआ कि ओवरहेड्स कितने इंक्लूडेड है, 100 रुपए। हालांकि एक्चुअली जो खर्चा हुआ था वो कितना हुआ था, एक्चुअली जो खर्चा हुआ था वो तो सिर्फ 70 रुपए हुआ था। मैंने एक्सपेंस में 100 शामिल कर दिया है, जो चीज 70 होनी चाहिए, यानी कि एक्सपेंसेस को 30 रुपए ज्यादा कर दिया। जब मैंने एक्सपेंसेस को 30 रुपए ज्यादा कर दिया तो प्रॉफिट जितना एक्चुअली बनता है उससे 30 रुपए कम बना। तो अब मुझे यहाँ पर 30 रुपए ऐड करने पड़ेंगे और मेरा जो सही प्रॉफिट होगा वो 230 रुपए होगा, वो 230 रुपए होगा, वो 200 रुपए नहीं होगा। अगेन हम इसको जरा स्टेप्स में करते हैं। स्टेप नंबर 1 हमारा होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करना। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अपने बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर देते हैं बजटेड यूनिट से, तो हमारा आंसर आ जाता है 10 पर यूनिट। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि हम एब्जॉर्ब्ड की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है कि हम एब्जॉर्ब की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमने इंक्लूड किया, कितना हमने एक्सपेंस आउट किया हुआ। और एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट 10 पर यूनिट था और एक्चुअली मैंने 10 यूनिट्स बनाए, यानी कि मैंने एब्जॉर्ब करा हुआ है 100 रुपए, यानी कि मैंने अपने एक्सपेंसेस में 100 रुपए इंक्लूड करा हुआ है। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 होता है कि मैं अपने एक्चुअल ओवरहेड्स को मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो कितने हैं भाई, एक्चुअली जो खर्चा हुआ था वो 70 था, इसको कंपेयर करता हूँ एब्जॉर्ब से, एब्जॉर्ब कितना है, 100 रुपए। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 30 रुपीज आ रहा है। 30 रुपीज का ओवर एब्जॉर्ब्ड है, 30 रुपीज का ओवर एब्जॉर्ब्ड है। और ओवर एब्जॉर्ब का क्या मतलब होता है? ओवर एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि जो मेरा एक्चुअल खर्चा था उससे ज्यादा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस आउट कर चुका हूँ। जो मेरा एक्चुअल खर्चा था उससे ज्यादा मैं अपने पास एक्सपेंस आउट कर चुका हूँ, तो 30 रुपए मैं वापस से ऐड बैक करता हूँ सही प्रॉफिट पर आने के लिए। ये एक और एग्जांपल थी, इसको भी अच्छे से नोट करिएगा फिर आगे बढ़िएगा। फिर एक और एग्जांपल करते हैं। अगेन एज्यूम कर लो कि 1 यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल जो लगता है वो 15 रुपए लगता है, डायरेक्ट लेबर जो लगता है वो 20 रुपए लगता है। ओवरहेड्स के लिए लेट से आपके जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 100 रुपए हैं, और जो आपके बजटेड यूनिट्स हैं यानी कि जितने यूनिट्स आपने सोचा था कि आप बनाओगे वो 10 हैं। तो इस बेसिस पर आप अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करोगे। आप जब ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे? बजटेड ओवरहेड्स को डिवाइड कर दोगे बजटेड यूनिट से। बजटेड ओवरहेड्स कितना है, 100 रुपए। बजटेड यूनिट्स कितने हैं, 10 यूनिट्स। इसका मतलब मेरा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कितना आएगा, 10 पर यूनिट। उसके बाद मैंने ये 10 पर यूनिट यहाँ पर ओवरहेड्स के नाम पर यूनिट की कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया। जब इंक्लूड करा तो ये 45 आ गया। इस 45 की कॉस्ट में हमने प्रॉफिट वगैरह ऐड करा। लेट से हमें 20 रुपए का 1 यूनिट पर प्रॉफिट चाहिए, तो हमने एक सेलिंग प्राइस 65 की डिसाइड कर ली। अब आते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर। अब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जरा गौर से सुनिएगा। जो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो थे 100, यानी कि आपने साल के पहले दिन अंदाजा लगाया था कि 100 रुपए के ओवरहेड्स का खर्चा होगा, और साल के आखिरी दिन वाकई में 100 रुपए का ही ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है। तो आपके जो बजटेड ओवरहेड्स है और आपके जो एक्चुअल ओवरहेड्स है वो दोनों सेम है। अलबत्ता जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो है लेट से 8 यूनिट्स। यानी कि आपने साल के पहले दिन ये सोचा था कि आप 10 यूनिट्स बनाओगे, लेकिन जब साल खत्म हुआ तो आपको पता चला कि आपने सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट्स बनाए। तो अब मैं अगर अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैंने 65 रुपए की एक चीज बेची होगी, और एक्चुअल यूनिट्स 8 हैं, यानी कि मैंने 8 चीजें बेची होंगी। देखो बजट तो मेरा अंदाजा था साल के पहले दिन के मैं क्या करूंगा, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली तो मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 यूनिट्स बेचे। तो 65 रुपए के हिसाब से अगर मैं 8 यूनिट्स बेच रहा हूँ तो 65 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू हो जाता है 520। उसके बाद फिर मैं इसमें से कॉस्ट को माइनस करूंगा। 1 यूनिट की कॉस्ट अगर मैंने अंदाजा लगाया 45, तो 8 यूनिट्स के 45 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट्स के 45 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट्स के कितने हो गए, 45 रुपए के हिसाब से 8 यूनिट्स के हो गए 360। फिर मैं 520 में से 360 को माइनस करता हूं तो ये आ जाता है 160। अब जरा इस 360 को एनालाइज करते हैं।
अब ये केस वो है कि जिसमें एक्चुअल और बजटेड ओवरहेड्स तो सेम है, लेकिन एक्चुअल यूनिट्स और बजटेड यूनिट्स का डिफरेंस है। साल के पहले दिन आपके बजटेड यूनिट्स 10 यूनिट्स है, यानी कि तुम 10 यूनिट्स बनाकर बेचोगे, लेकिन ये सोचा था, लेकिन एक्चुअली 8 यूनिट्स बनाकर बेचें। तो अब जरा हम देखते हैं कि एक्चुअल यूनिट्स के हिसाब से किस तरह से वर्किंग करेंगे। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि 360 में क्या इंक्लूडेड है। सर एक यूनिट पर मैंने ये सोचा था, एक यूनिट पर मैंने ये सोचा था कि जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा होगा ना वो 15 होगा। तो 8 यूनिट्स का अगर हम खर्चा गिनते हैं तो 15 इंटू 8 यूनिट्स का टोटल खर्चा होना चाहिए 120 रुपए। सर लेबर की अगर बात करते हैं तो एक यूनिट का लेबर हमने 20 रुपए सोचा था। तो अगर 8 यूनिट्स की बात करते हैं तो 20 इंटू 8 यानी कि 8 यूनिट्स का टोटल होना चाहिए 160 रुपीज। उसके बाद जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं, उसके बाद जब हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो एक यूनिट पर 10 रुपए के ओवरहेड्स हमने सोचे हुए थे, और 8 यूनिट्स के ये टोटल हो जाते हैं 80। अब अगर आप इसको ऐड करते हो ना 120, 160 और 80 को, तो ये 360 बनता है। यानी कि 80 रुपए के ओवरहेड्स माइनस हुए हुए हैं प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर में तो मसला नहीं होता, लेकिन आपने ओवरहेड्स यहाँ पर 360 में सिर्फ और सिर्फ 80 इंक्लूड करे हुए हैं। हकीकतन आपका खर्चा कितना था, 100 रुपए। इस बात को समझिए कि आपने 80 रुपीज माइनस करे हुए हैं। कॉस्ट में 80 इंक्लूडेड है तो सेल्स रेवेन्यू से भी 80 माइनस हुआ, लेकिन वो 80 नहीं होना चाहिए था, वो 100 रुपए होना चाहिए था। यानी कि 20 रुपए का माइनस करें तो 20 रुपए मैं मैन्युअली माइनस करता हूं और इससे मैं आ जाता हूं 140 रुपए के अमाउंट पर। ये मेरा सही प्रॉफिट होगा। अगेन अगर हम स्टेप्स फॉलो करें तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, स्टेप नंबर 1 हमारा होता है हमेशा ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को कैलकुलेट करना। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट का मतलब है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स। तो यहाँ पर आ गया 10 पर यूनिट। स्टेप नंबर 2 क्या होता है, स्टेप नंबर 2 जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन भी किया था, स्टेप नंबर 2 होता है एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करना। स्टेप नंबर 2 होता है एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करना। एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि एक यूनिट की जो कॉस्ट है उसमें मैंने कितना अमाउंट शामिल किया हुआ है, और उसके लिए हम लोग ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल यूनिट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बजटेड यूनिट्स नहीं, एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि मैंने ये सोचा था कि एक यूनिट का 10 रुपए का ओवरहेड होगा, और मैंने क्योंकि 8 यूनिट्स बनाकर बेचे हैं तो 8 रुपए का टोटल होना चाहिए, 8 यूनिट्स का टोटल होना चाहिए 80। अब इस एब्जॉर्ब को मैं एक्चुअल खर्चों से कंपेयर करता हूँ। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 जो होता है वो ये होता है कि मैं ये देखूं कि भाई मेरा एक्चुअल खर्चा कितना था। मेरा एक्चुअल खर्चा जो था वो 100 रुपए था, और एब्जॉर्ब कितना था, यानी कि कितना मैंने इंक्लूड कर दिया है, शामिल कर दिया है, माइनस कर दिया है 80। तो इसका मतलब 20 का क्या आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, और ये 20 का डिफरेंस अंडर एब्जॉर्ब कहलाता है। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि कम एब्जॉर्ब हुआ है, कम इंक्लूड हुआ है। और अंडर एब्जॉर्ब जो होता है वो मेरा एक तरह से एक्सपेंस होता है, और इसीलिए वो 160 में से फर्दर मैंने 20 माइनस किया ताकि मैं सही वाले प्रॉफिट यानी कि 140 के प्रॉफिट पर आ जाऊं। मजीद आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं और कॉम्प्लेक्स। लेट से डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पे लगता है 15 रुपए का, डायरेक्ट लेबर जो है ना वो एक यूनिट में लगता है 20 रुपए का। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट में लगता है 15 रुपए का, डायरेक्ट लेबर एक यूनिट में लगता है 20 रुपए का। ओवरहेड्स के लिए लेट से हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते। लेट से हमने हमारा बजटेड ओवरहेड्स है 100 रुपए। मैंने ये सोचा था कि मेरे खर्चे जो है वो 100 रुपए होंगे, और फिर बजटेड यूनिट्स है, और फिर बजटेड यूनिट्स है, और बजटेड यूनिट्स जो है ना वो है लेट से 10 यूनिट्स। तो मैंने एक ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाला हुआ था। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट से, जो कि आएगा 10 पर यूनिट, जो कि आएगा 10 पर यूनिट। और मैंने यहाँ पर ओवरहेड शामिल कर दिए 10 रुपए के। मैंने ये कह दिया कि भाई मैं 45 रुपए का एक यूनिट मुझे पड़ता है, ये यूनिट की कॉस्ट है, और मैं 20 रुपए का प्रॉफिट कर कर और एक यूनिट को बेचा करूंगा 65 में। ये मेरी सेलिंग प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। ठीक है जी। जब मैंने ये काम कर लिया तो मैंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। साल खत्म हुआ तो मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स पता चले, साल खत्म हुआ तो मुझे एक्चुअल ओवरहेड्स पता चले, और मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे वो थे लेट से 72। साल खत्म हुआ तो मुझे मेरे एक्चुअल खर्चे, एक्चुअल ओवरहेड्स पता चले, मेरे एक्चुअल खर्चे या मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स 72 थे। और साल खत्म हुआ, और साल खत्म हुआ तो मुझे अपने एक्चुअल यूनिट्स पता चले कि आखिर मैंने कितने यूनिट्स बनाकर बेचे हैं। तो मुझे ये पता चला कि मैंने जो है ना वो 14 यूनिट्स बनाकर बेचे थे, 14 यूनिट्स बनाकर बेचे थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं सेल्स रेवेन्यू लिखूंगा तो मैंने 65 रुपए की एक चीज बेची,
और टोटल मैंने 14 चीजें बेची, तो अगर मैं 65 रुपए वाली 14 चीजें बेचता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि 900 और 10 रुपए मुझे जो है वो सेल्स रेवेन्यू मिलेगा। 65 इंटू 14 से 65 इंटू 14 910 बनता। इसके बाद इसमें से मैं माइनस कर दूंगा कॉस्ट को। जब मैं कॉस्ट को माइनस करूंगा तो एक यूनिट में 15 रुपए का मटेरियल, 20 रुपए का लेबर, 35 रुपए, और ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से एक यूनिट में 10 रुपए ओवरहेड्स के शामिल करे गए, यानी कि 45 रुपए एक यूनिट के। तो इस हिसाब से आपके 14 यूनिट्स हैं, तो 14 यूनिट्स के 45 इंटू 14, 45 इंटू 14 टोटल बन जाता है 630 रुपए। 630 रुपए ये बन गया। अब मैंने 910 में से 630 रुपए माइनस किया तो 280 रुपए बच जाता है। क्या ये सही प्रॉफिट है या नहीं, कैसे पता चलेगा? चलें कॉस्ट को देखते हैं। कॉस्ट जो 630 की है उसका क्या ब्रेकअप है। सबसे पहले तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल है। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना है भाई? एक यूनिट पर 15 रुपए। तो 14 यूनिट्स की अगर बात करते हैं तो 15 इंटू 14 210 रुपए बनता है। 15 इंटू 14 210 रुपए बनता है। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर जो है उसकी कॉस्ट एक यूनिट की 20 रुपए। अगर एक यूनिट की कॉस्ट 20 रुपए है तो 14 यूनिट्स की टोटल कितनी हो गई? 20 इंटू 14 ये बन जाता है आपका 280 रुपए। 20 इंटू 14 बन जाता है 280 रुपए। उसके बाद फिर हम ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं। अगर हम ओवरहेड्स की बात करते हैं तो एक यूनिट में 10 रुपए शामिल हुए हैं, एक यूनिट में 10 रुपए शामिल हुए हैं, तो 14 यूनिट में कितने शामिल करे हुए होंगे? 14 यूनिट में 140। अब यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है। आपने सोचा था कि 100 रुपए का खर्चा करोगे और 10 यूनिट्स बनाओगे। आपने सोचा था कि 100 रुपए का खर्चा करोगे और 10 यूनिट्स बनाओगे। तो आपने जब 100 को 10 से डिवाइड किया था तो आपका एक एवरेज आ रहा था 10 रुपए का। वो 10 रुपए पर यूनिट ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट था। इसमें यहाँ पर ये जो 100 रुपए होता है, ये जो 100 रुपए होता है, ये बजटेड ओवरहेड्स होता है। बजटेड ओवरहेड्स का मतलब है कि एक्सपेक्टेड या फोरकास्टेड, या आपने क्या सोचा था कि कितना खर्चा होगा, ये आपका एक अंदाजा होता है, ये बजटेड ओवरहेड्स होता है। लेकिन अगर आप ये देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने ओवरहेड्स चार्ज कर दिए, तो एक यूनिट में 10 रुपए शामिल थे और 14 यूनिट्स बना लिए, 10 के बजाय 14 यूनिट्स बना लिए, तो मैंने 630 रुपए में 140 रुपए के ओवरहेड्स इंक्लूड कर दिए। ये जो 140 रुपए के ओवरहेड्स इंक्लूड कर दिए इसको हम एब्जॉर्ब्ड कहते हैं, इसको हम एब्जॉर्ब्ड कहते हैं। यानी कि जितना अमाउंट आपने इंक्लूड कर दिया, जितना अमाउंट आपने इनकॉर्पोरेट कर दिया, जितना अमाउंट जो है वो खर्चों में शामिल कर दिया है, उसको हम एब्जॉर्ब्ड कहते हैं या अप्लाइड भी कहते हैं। एब्जॉर्ब्ड भी कहते हैं या अप्लाइड भी कहते हैं। तो आपने 140 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर दिए, शामिल कर दिए। हालांकि हालांकि एक्चुअली खर्चा कितना था? एक्चुअली खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ 72 था। एक्चुअली खर्चा तो सिर्फ और सिर्फ 72 था। एक्चुअल ओवरहेड्स जो थे वो तो 72 थे। तो आपने अगर खर्चों में 140 इंक्लूड कर दिया, खर्चों में 140 इंक्लूड कर दिया, और होना चाहिए था 72, होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ 72, तो 68 आपको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा सही प्रॉफिट पर आने के लिए, क्योंकि 68 रुपीज से आपने अपने करंट खर्चे ज्यादा करे हुए हैं। 68 रुपीज से आपने करंट खर्चे अपने ज्यादा दिखाए हुए हैं। आपने खर्चों में ओवरहेड्स 140 रुपए शामिल किया हुआ है, हालांकि वो 72 होना चाहिए, यानी कि आपने 68 रुपए के खर्चे ज्यादा दिखाए हुए हैं, 68 रुपीज के ज्यादा खर्चे इंक्लूड करे हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो सही प्रॉफिट 348 होगा। स्टेप्स के हिसाब से अगर चलें तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? अगर हम स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे तो स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना होता है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करो। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट होता है? बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड यूनिट से डिवाइड करते हैं। बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं? 100 रुपए हैं, और बजटेड यूनिट्स कितने हैं? 10 यूनिट्स हैं। तो आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा वो 10 पर यूनिट आएगा। आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट जो आएगा वो 10 पर यूनिट आएगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 जो आपका होता है वो होता है कि आप एब्जॉर्ब कैलकुलेट करते हो। स्टेप नंबर 2 आपका जो होता है वो होता है कि आप एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करते हो। एब्जॉर्ब का मतलब कितना कॉस्ट में शामिल कर दिया है। और एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करते हो? एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल यूनिट से। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करते हो एक्चुअल यूनिट से। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट को जब मैं एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 14, यानी कि एब्जॉर्ब्ड आ जाएगा 140 रुपए। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या होता है? जो मेरा स्टेप नंबर 3 होता है वो ये होता है कि मैं अपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स को, यानी कि जितना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया, जितना मैंने एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया,
इसको मैं कंपेयर करता हूँ अपने एक्चुअल खर्चों से या एक्चुअल ओवरहेड से, तो एक्चुअल ओवरहेड है मेरे 72। इसका मतलब ये हो गया कि 68 रुपीज जो है उसको हम कहते हैं ओवर, उसको हम कहते हैं ओवर एब्जॉर्ब। 68 रुपीज जो है वो मेरा ओवर एब्जॉर्ब्ड है। 68 रुपीज मेरा ओवर एब्जॉर्ब्ड है, यानी कि मैंने ज्यादा शामिल कर दिया था खर्चों में। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम, ओवर एब्जॉर्ब्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ इनकम बुक होता है। अंडर एब्जॉर्ब के केस में एज अ एक्सपेंस बुक होता है। लेकिन अगर ओवर एब्जॉर्ब हो, ओवर एब्जॉर्ब के केस में वो एज अ इनकम बुक होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके ओवरहेड्स की करी। फर्दर आगे बढ़ता हूँ, फर्दर आगे बढ़ता हूँ। लेट से मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई एक कंपनी का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है 100 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है जी। यानी कि लेट से उसने ये सोचा था कि पूरे साल के 100 रुपए के खर्चे होंगे, पूरे साल के 100 रुपए के खर्चे होंगे और पूरे साल में मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा। तो उसने अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया 10 पर यूनिट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करा जाए। दूसरी चीज क्या होती है, एब्जॉर्ब्ड कैलकुलेट करा जाए। अच्छा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख भी देते हैं। लेट से कंपनी के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, कंपनी के जो बजटेड ओवरहेड्स हैं वो 100 रुपए हैं। कंपनी ने ये पहले दिन सोचा था, कंपनी ने ये पहले दिन सोचा था कि हमारे 100 रुपए के खर्चे होंगे। और कंपनी के जो बजटेड यूनिट्स हैं, कंपनी के जो बजटेड यूनिट्स हैं, यानी कि कंपनी ने पहले दिन ये सोचा था कि वो पूरे साल में 10 यूनिट्स बनाएगी। इस बेसिस पर उसने 100 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 10 रुपए का ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लिया। उसके बाद कंपनी के एक्चुअल ओवरहेड्स, कंपनी के जो एक्चुअल ओवरहेड्स थे, यानी कि एक्चुअली जो खर्चे थे ना, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 130 थे। कंपनी के जो एक्चुअल खर्चे थे वो 130 रुपए थे। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी के जो एक्चुअल यूनिट्स हैं, कंपनी के जो एक्चुअल यूनिट्स हैं, यानी कि वाकई में कंपनी ने जितने यूनिट्स बनाए वो 10 ही हैं। तो एब्जॉर्ब कैसे आएगा, एब्जॉर्ब आता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। एब्जॉर्ब कैसे आता है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स, ठीक है जी। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट आपका 10 का है और आपके जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो 10 है, यानी कि आपका एब्जॉर्ब भी 100 रुपए आ रहा है। एब्जॉर्ब 100 रुपए के आने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने 100 रुपए चार्ज करे हुए हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में 100 रुपए शामिल हैं ओवरहेड्स के हवाले से। 100 रुपए मैंने एब्जॉर्ब करे हुए हैं। अच्छा जी, फिर मैं स्टेप नंबर 3 पर आता हूं। तो उसमें हम लोग एब्जॉर्ब को, उसमें हम एब्जॉर्ब को, उसमें हम एब्जॉर्ब को, एब्जॉर्ब है 100 रुपए, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल से। तो अगर एक्चुअल हमारे एक्चुअल खर्चों से कंपेयर करें, एक्चुअल खर्चे 130 हैं, तो ये 30 रुपए, 30 रुपए जो एक्चुअल खर्चे ज्यादा हैं, ये कहलाएगा अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब, अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब। तो यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है 30 रुपए का। अगर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा होगा 30 रुपए का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगा। अगर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा होगा 30 रुपए का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगा। अगर अंडर एब्जॉर्ब आ रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस शो होगा। अब ये एक्सपेंस तो शो होगा, कुछ और मजीद चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कुछ हद तक मैं डबल एंट्रीज यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मजीद डबल एंट्रीज आने वाले चैप्टर्स में मुझे डिस्कस करनी है। लेकिन ओवरहेड्स की कुछ 2 4 5 डबल एंट्रीज अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ ना, तो एक डबल एंट्री आपकी होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की, एक डबल एंट्री आपकी होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की, एक डबल एंट्री आपकी होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की। एक्चुअल ओवरहेड्स का मतलब ये है कि जो एक्चुअली आपका खर्चा हुआ है उसकी जो पेमेंट हुई होगी, या उसका जो पेएबल होगा और उसका जो एक्सपेंस होगा, उसकी डबल एंट्री। मान लो कि ये जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं ये 130 रुपए है ना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। वैसे तो मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बिजली के बिल का अमाउंट है 130 रुपए। तो इस एक्चुअल ओवरहेड्स की जो एंट्री पास होगी वो होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट 130 रुपए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, एक तरह से एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट हो रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, उसको हम डेबिट करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट, और लेट से मैंने बैंक से ये पैसे पे कर दिए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट 130 रुपए। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड्स का यहाँ पर टी अकाउंट मैं बना लेता हूँ। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अगर मैं टी अकाउंट बनाता हूँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के टी अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा बैंक, और अमाउंट आ जाएगा 130 रुपए। यानी कि मेरे एक्चुअल खर्चे 130 रुपए थे जिसकी मैंने पेमेंट करी है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई पेबल नहीं है, पेमेंट करती है।
उसके बाद सेकेंड एंट्री आपकी होगी एब्जॉर्ब्ड की। सेकेंड एंट्री जो होगी ना वो होगी आपकी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की। सेकेंड जो आपकी एंट्री होगी वो आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की होगी। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब ये है कि कितना ओवरहेड्स का अमाउंट इन्वेंट्री में, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का मतलब है कितना अमाउंट आपने यूनिट्स की कॉस्ट में चार्ज कर दिया है, शामिल कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। इसकी डबल एंट्री होगी WIP या वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट 100 रुपए, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए। फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट 100 रुपए। अच्छा सर, ये WIP क्या चीज होती है? WIP होता है वर्क इन प्रोसेस, WIP होता है वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का अकाउंट जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में बनाने को आएगा। हो सकता है इसीलिए इधर थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसी हों जो वेग हों, जो इतनी ज्यादा क्लियर ना हो। लेकिन हो ये रहा है कि भाई 130 रुपए के टोटल खर्चे किए थे, उसमें से 100 रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड से खर्चे निकालें, और वो 100 रुपए इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बन गए, इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल हो गए, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब यूनिट्स बिकेंगे तो एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 130 में से WIP में चले गए 100 रुपए। ठीक है, ये एब्जॉर्ब वाला अमाउंट है। अब तीसरी जो एंट्री होती है ना वो अंडर या ओवर एब्जॉर्ब की होती है। यहाँ पर अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इस एग्जाम्पल में अंडर एब्जॉर्ब्ड है। तो अंडर एब्जॉर्ब की क्या डबल एंट्री होती है? देखें, अगर अंडर एब्जॉर्ब्ड होता है तो हमने पिछली एग्जाम्पल्स में भी ये पढ़ा है कि ये फर्दर जो प्रॉफिट होता है उसको कम करता है, फर्दर जो प्रॉफिट होता है उसको रिड्यूस करता है। तो जितना भी अंडर एब्जॉर्ब का अमाउंट होता है उसकी एंट्री पास होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। और फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अकाउंट है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ आएगा और 30 रुपए लिखा हुआ आएगा, और इस तरह से ये अकाउंट जो है इसका कैरी डाउन ड्रॉ डाउन नहीं होता है, और दोनों बार ये जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है जी। देखिए, ये वो वाली एग्जांपल थी जिसमें हमारे पास अंडर एब्जॉर्ब था। अंडर एब्जॉर्ब का मतलब खर्चे 130 थे, लेकिन एक्सपेंसेस में अभी तक 100 इंक्लूड हुए हुए थे। इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट अभी तक 100 रुपए बने थे, और इसीलिए पूरा 130 चार्ज होना, इन्वेंट्री में चार्ज होना रह गया था। तो ये जो 30 रुपए एक्स्ट्रा थे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिए और फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्रेडिट कर दिए, यानी कि ये 30 रुपए हम अलग से चार्ज कर रहे होते हैं एज ए एक्सपेंस। अभी तक हमने जो चीजें डिस्कस करी इसको अच्छे से कॉपी करें, और पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, सारी एग्जांपल्स को लिखें, अंडर ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करना सीखें। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक सी डबल एंट्रीज करी हैं इस सवाल से रिलेवेंट। ये कंप्लीट डबल एंट्रीज नहीं है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लेक्चर्स के साथ साथ आपको बहुत सारी और डबल एंट्रीज भी मिलेंगी। और अगर आपको कॉस्टिंग के पेपर में हेल्प चाहिए हो, या आप लोगों को ये PDF फाइल्स चाहिए हो, या कंप्लीट सेट ऑफ लेक्चर्स की नीड हो ऑन पोर्टल, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आप लोगों को PDF भी भेज दूंगा, और साथ में आप लोगों को बहुत सारी दूसरी चीजें भी बता दूंगा। यहाँ पर आपने इस वीडियो में फैक्ट्री ओवरहेड्स का एक सिंपल सा अकाउंट बनाना सीखा। अच्छा, एक और चीज मैं कर दूं, एक और चीज मैं कर दूं, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल लेट से हम कुछ यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर देते हैं। अगर लेट से एब्जॉर्ब जो है ना वो फॉर एग्जांपल 150 होता, अगर एब्जॉर्ब 150 होता, और एक्चुअल जो एक्सपेंसेस हैं या एक्चुअल जो खर्चा है ना वो 130 रुपए ही होता, तो इसका मतलब ये हो जाता कि 20 रुपए का क्या आ रहा होता, 20 रुपए का ओवर एब्जॉर्ब्ड आ रहा होता। 20 रुपए का क्या आ रहा होता? 20 रुपए का ओवर एब्जॉर्ब्ड आ रहा होता। यानी कि आपने 20 रुपए ज्यादा इंक्लूड कर दिए हैं, 20 रुपए ज्यादा माइनस हो गए हैं। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं? इस 20 रुपए को हम एज अ इनकम ट्रीट करते हैं। इसकी डबल एंट्रीज क्या होती? अगेन, सबसे एक तो पहली डबल एंट्री होती है एक्चुअल ओवरहेड्स की। एक्चुअल ओवरहेड्स की क्या डबल एंट्री होती? एक्चुअल ओवरहेड्स जितने भी आपने पे करे हैं उस हिसाब से आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट होता है 130 रुपए, और कैश से अगर पे करे हैं, बैंक से पे करे हैं या पेएबल है, वो क्रेडिट हो जाता। उसके बाद दूसरी एंट्री आपकी होती है एब्जॉर्ब की, दूसरी एंट्री होती है आपकी एब्जॉर्ब की। अच्छा, एब्जॉर्ब आता कैसे? OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। एब्जॉर्ब आता कैसे? OAR मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल यूनिट्स। लेकिन लेट से आपके जो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं, लेट से जो आपके एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हैं वो 150 रुपए हैं, तो उसकी डबल एंट्री होगी WIP डेबिट 150 रुपए, और फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट 150 रुपए। फाइनली यहाँ पर आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड है, फाइनली यहाँ पर आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड है, फाइनली यहाँ पर आपके पास ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है? ओवर एब्जॉर्ब का मतलब ये है कि मैंने ज्यादा चार्जिंग कर दिया, अब उसको रिवर्स करना है।
तो इसकी एंट्री पास होगी फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट 20 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 20 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम बुक करनी है, इनकम बुक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। सर इसका टी अकाउंट भी आप बना ही रहे, तो अगर इसका हम टी अकाउंट बनाते कि कैसा नजर आता है, तो आपके पास टॉप पर लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी, जो आपने पेमेंट करी है उस हिसाब से यहाँ पर कैश 130 रुपए, उसके बाद आपने जो WIP में ले गए वो 150 रुपए है, और इस केस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर आएगा 20 रुपए, और दोनों साइड जो है वो 150 और 150 से बैलेंस हो जाएंगी। तो ये दोनों में फर्क है अंडर अप्लाइड के केस में और ओवर अप्लाइड के केस में। अब इस वीडियो को बड़े ही अच्छे से देखें, काइंडली एक एक चीज को नोट करें, लिखें, समझें, और फिर मुझसे डिस्कस करें व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा स्टूडेंट्स का। थैंक यू सो मच।